सर कितनी देर में स्टार्ट होगी क्लास? 2-3 मिनट का टाइम लगेगा है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बोल रहा हूँ कि वो संडे को मैंने पोटेंशियोमीटर का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो भेजा था, एक्चुअली वो पहले नहीं भेज पाया था, मैं क्लास मिस की थी उसमें, तो संडे को उसको कंप्लीट कर लिया था। यस सर। यस सर। देख करके समझ करके प्रॉपरली नोट कर लिया था ना? हेलो।
यस सर। नोट भी कर लिया? तो उसके बाद तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट कंप्लीट करनी है। कल मैं बचाव पार्ट भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? तो कल तक वो कर लेना। एक्सरसाइज 1 में भी पोटेंशियोमीटर के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो जब पोटेंशियोमीटर तुमने पूरा पढ़ लिया है तो अब उन क्वेश्चन को भी तुम कर पाओगे, है ना? तो उसको कर लेना। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ बच्चों, आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ ली। तो देखो, वैसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगला चैप्टर कैपेसिटर का होता है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगला चैप्टर कैपेसिटर का आता है, लेकिन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगला चैप्टर हीट ट्रांसफर का पढ़ते हैं। देखो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाकी सारे चैप्टर तो हमने 11th में कंप्लीट कर लिए थे, है ना? तो बाकी सारे चैप्टर 11th में कंप्लीट कर लिए थे, बस ये हीट ट्रांसफर बच रहा था। तो इस हीट ट्रांसफर को हर बार हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि हीट ट्रांसफर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट का यूज होगा, है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हीट ट्रांसफर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट का यूज होता है, इसीलिए हम इस चैप्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ाते हैं ना। तो करंट सर एनसीईआरटी में कौन सा है? क्या एनसीईआरटी में कौन सा है? एनसीईआरटी में तो 11th में दे रखा है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसमें दे रखा है ना? चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये भी बोल रहा हूँ कि इस हीट ट्रांसफर में कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट का यूज होता है। तो आज तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ट्राई करूंगा कि कल कैलोरीमेट्री का एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजूं, ताकि वो कंसेप्ट तुम एक बार कर लो अच्छे से, ताकि इस चैप्टर में कैलोरीमेट्री वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है ना? यस सर। यस सर। फिर चलो इस हीट ट्रांसफर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और देखो, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग तो हीट ट्रांसफर का चैप्टर जेईई मेंस और एडवांस का एक बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ना? कुछ 5 या 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर आते हैं, है ना? 1 या 2 क्वेश्चन हर साल जेईई एडवांस और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो जब भी तुम रिवाइज करो, तो इस हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर को रिवाइज करना, है ना? अच्छे से रिवाइज करना, इसका एक भी क्वेश्चन बच करके नहीं जाना चाहिए, है ना? और सिंपल भी है, मतलब अगर ढंग से पढ़ाओ तो इसके क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इस पे नहीं बनते हैं, है ना? तो चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगला चैप्टर हीट ट्रांसफर का पढ़ते हैं, है ना? तो ध्यान रखना कि 11th में भी तुमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर पढ़े होंगे, लेकिन 11th में हमने जितने भी चैप्टर पढ़े उसमें तो हम देखते थे कि किसी भी सब्सटेंस को हीट देने का क्या इफेक्ट पड़ता था, वो देखते थे, है ना? तो ध्यान रखना कि 11th में जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के जो चैप्टर पढ़े थे, उसमें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देने का क्या इफेक्ट पड़ता था वो देखा था, लेकिन इस हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना? हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कैसे होती है, मतलब फ्लो कैसे होती है, सुना ना? तो ध्यान रखना, इस हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो कैसे होती है, मतलब ट्रांसफर कैसे होती है, वो देखेंगे। तो इतना तुमको पता होगा कि हीट नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है ना? तो इतना तो तुमको प्रैक्टिकली पता होगा, हीट नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है, मतलब गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो होती है। लेकिन इस चैप्टर में हम हीट ट्रांसफर, है ना? चैप्टर में हम हीट ट्रांसफर के तरीके या हीट ट्रांसफर के मोड पढ़ेंगे, है ना? तो देखो, ये तुमने शायद 8th 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, है ना?
8वीं 9वीं क्लास में तुमने सुन रखा होगा कि हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, है ना। तो छोटी क्लास में सुन रखा होगा कि हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कंडक्शन, दूसरा तरीका होता है कन्वेक्शन और तीसरा तरीका होता है रेडिएशन, है ना। हमारी 8th क्लास में था, तो ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना कि हीट ट्रांसफर के 3 मोड या 3 तरीके होते हैं। एक तो कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन, है ना। बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं ना, बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कभी भी हीट ट्रांसफर किसी सॉलिड के थ्रू हो या किसी कंडक्टिंग मेटल के थ्रू हो तो वो हीट ट्रांसफर कंडक्शन होता है। दूसरा ध्यान रखना कि कभी भी हीट ट्रांसफर लिक्विड या गैस के थ्रू हो तो फिर वो हीट ट्रांसफर मेनली कन्वेक्शन होता है। और तीसरा ध्यान रखना कि कभी भी हीट ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम अवेलेबल ही नहीं हो तो फिर जो हीट निकलती है लाइट की रेस की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है, इसको रेडिएशन हीट ट्रांसफर बोलते हैं, है ना। बहुत सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि कभी भी हीट ट्रांसफर सॉलिड के थ्रू तो मान करके चलना कि मेनली कंडक्शन के थ्रू होगा, कभी भी हीट ट्रांसफर लिक्विड या गैस के थ्रू तो कन्वेक्शन, और कभी भी हीट ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम अवेलेबल ही नहीं हो तो फिर लाइट की रे रेडिएशन की फॉर्म में होगा, है ना। तो चलो एक बार हम तीनों हीट ट्रांसफर के मोड को थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, है ना, ध्यान से देखना। तो एक बार हम हीट ट्रांसफर के तीनों तरीकों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं ना। तो चलो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर इसको देखते हैं। तो मैंने तुमको अभी बताया था कि कभी भी हीट ट्रांसफर किसी सॉलिड के थ्रू हो या किसी कंडक्टिंग मेटल के थ्रू हो तो फिर वो हीट ट्रांसफर कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है ना। तो इसको समझने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल केस दे रहा हूँ ना, इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल केस दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि इधर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है ना। तो मान लेते हैं इधर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर कुछ भी करके मान लेते हैं कि 100 डिग्री रखा है, और इधर कोई ठंडा मतलब कोल्ड ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कुछ भी करके 0 डिग्री रखा है। ये जो ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ ना उसको किताबी शब्दों में फर्नेस बोलते हैं, मतलब भट्टी, है ना। तो हमको दे रखा है इधर हॉट ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कुछ भी करके 100 डिग्री मेंटेन रखा है, इधर कोल्ड ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर चलो 0 डिग्री मेंटेन रखा है, और हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच हमको हीट ट्रांसफर कराना है ना। हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच हमको हीट ट्रांसफर कराना। देखो इस बार हीट ट्रांसफर कराने के लिए हम क्या करते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच मेटल की कोई सॉलिड रॉड जोड़ देते हैं, सुना ना। इस बार हीट ट्रांसफर कराने के लिए इस गर्म ऑब्जेक्ट और ठंडे ऑब्जेक्ट के बीच मेटल की कोई सॉलिड रॉड जोड़ देते हैं। तो तुम खुद बताओ, तुमको बताओ कि मेटल की कंडक्टिंग रॉड जोड़ेंगे, है ना, दोनों के बीच मेटल की कंडक्टिंग रॉड लगा देंगे तो इस बार भी हीट फ्लो होगी नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, मतलब गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो होगी। और तुम, है ना, तुम बताओ कि इस बार जो हीट फ्लो होगी वो इस कंडक्टिंग रॉड या मेटेलिक रॉड के थ्रू फ्लो हो रही है। इस टाइप की हीट ट्रांसफर को कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर। तो ध्यान रखना हीट फ्लो होगी, और इस बार जो हीट फ्लो हो रही है वो किसी सॉलिड के थ्रू या कंडक्टिंग मेटल के थ्रू हो रही है। तो इस टाइप की हीट ट्रांसफर को कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं। और कंडक्शन हीट ट्रांसफर किस टाइप का होता है उसको माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे भी देख सकते हैं, है ना। तो देखो माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे ये बोल सकते हैं, बताओ कंडक्शन हीट ट्रांसफर किसी मेटेलिक, है ना, किसी कंडक्टर के थ्रू होता है, सॉलिड के थ्रू होता है। तो बताओ सॉलिड में पार्टिकल आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हैं, पता है ना। हेलो, यस सर। Yes, sir. कंडक्शन हीट ट्रांसफर किसी मेटल के थ्रू सॉलिड के थ्रू होता है। तो हमको पता है कि सॉलिड में बेचारे पार्टिकल आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इस बार हीट ट्रांसफर ऐसे होगा यार कि गर्म ऑब्जेक्ट है वो अपनी हीट पहले एलिमेंट को देगा, ऐसे होगा कि गर्म ऑब्जेक्ट अपनी हीट पहले एलिमेंट को देगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हीट देगा, दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट को देगा, तीसरा एलिमेंट चौथे एलिमेंट को, और लास्ट एलिमेंट उतनी हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट को दे देगा। तो तुम बताओ कि पार्टिकल तो वहीं की वहीं रहेंगे लेकिन हीट आगे बढ़ जाएगी या हीट फ्लो हो जाएगी, तो इसको कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं, है ना। और कंडक्शन हीट ट्रांसफर
तभी होता है जब हीट ट्रांसफर सॉलिड या कंडक्टिंग मेटल के थ्रू। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बारे में हमने देख लिया। और आगे हम पढ़ेंगे, है ना, आगे हम पढ़ेंगे कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर को स्टडी करना सबसे इजी होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर वाला केस बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिमिलर होता है ना। आगे पढ़ेंगे कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर का जो केस है वो बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिमिलर होता है। बताओ, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेट ऑफ चार्ज फ्लो या इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर होती थी, याद है ना। तो वही कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेट ऑफ चार्ज फ्लो या इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर होती थी, वैसे ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर में रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट भी पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर होगा। सही कहा ना? हेलो, ध्यान रखना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेट ऑफ चार्ज फ्लो या इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर होती थी, वैसे ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर में रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर होगा, जहाँ आर जो होता है उसको थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने, है ना, अभी हमने कंडक्शन हीट ट्रांसफर को बिल्कुल सिंपल शब्दों में देख लिया कि कभी भी हीट ट्रांसफर किसी सॉलिड के थ्रू हो या किसी कंडक्टिंग मेटल के थ्रू हो तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, है ना। ये देख लिया। इस पे बेस कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछता है ना। सुना तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे मान लेते हैं ठंड का टाइम है और उसमें एक तो वुडन चेयर है और एक स्टील की कोई मेटेलिक चेयर है। तो बताओ कि दोनों पे बैठेंगे तो बताओ किस पे हमको ठंड ज्यादा लगती है? स्टील। स्टील की चेयर पे ठंड ज्यादा लगती है। तो ध्यान रखना कि टेम्परेचर तो दोनों का सेम है ना। ध्यान रखना कि वुडन चेयर का भी टेम्परेचर उतना ही होगा और मेटेलिक चेयर का भी टेम्परेचर उतना ही होगा, लेकिन ध्यान रखना कि जो वुड होता है वो ज्यादा कंडक्टिंग नहीं होता है ना। वुड की कंडक्टिविटी कम होती है, तो वुडन रॉड से हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफर बहुत कम होगा, इससे हमको ठंड बहुत कम लगेगी। लेकिन मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो हमारी बॉडी और मेटेलिक चेयर के बीच हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, तो हमको ठंड ज्यादा लगेगी। तो डिफरेंस है, कंडक्टिविटी में डिफरेंस है ना। चलो, ये कंडक्शन हीट ट्रांसफर देख लिया, है ना। कंडक्शन हीट ट्रांसफर को प्रैक्टिकली देख लिया। अब हम हीट ट्रांसफर का दूसरा तरीका देखते हैं, दैट इज कन्वेक्शन। तो मैंने अभी बताया था कि कभी भी हीट ट्रांसफर सॉलिड के थ्रू हो या कंडक्टिंग मेटल के थ्रू हो तो कंडक्शन होगा, और कभी भी हीट ट्रांसफर फ्लूइड के थ्रू हो मतलब लिक्विड या गैस के थ्रू हो तो फिर वो हीट ट्रांसफर मेनली कन्वेक्शन होगा। आवाज आ रही है ना? यस सर। ये ध्यान रखना कि कभी भी हीट ट्रांसफर फ्लूइड के थ्रू मतलब लिक्विड या गैस के थ्रू हो तो फिर वो हीट ट्रांसफर मेनली कन्वेक्शन होगा, है ना। तो देखो, कन्वेक्शन को भी समझने के लिए प्रैक्टिकल केस दे रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनना कि कन्वेक्शन को भी समझने के लिए प्रैक्टिकल केस दे रहा हूँ ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई गर्म मेटेलिक टुकड़ा है ना, मान लेते हैं कि कोई गर्म लोहे का कोई गोला है और उसको ठंडा करने के लिए एयर है बोतल में रखा है। कंफ्यूज तो नहीं है ना कि गर्म मेटेलिक कोई टुकड़ा है और उसको ठंडा करने के लिए वाटर या एयर में रखा है। चलो मान लेते हैं इसको ठंडा करने के लिए हवा में रखा है, मतलब एयर में रखा है। तो तुम खुद बताओ इस गर्म टुकड़े को ठंडा करने के लिए अगर हवा में रखें तो इस बार क्या होगा? एयर के जो पार्टिकल उसके कांटेक्ट में वो हीट लेकर के भाग जाएंगे, कह सकते हैं ना। ये ध्यान रखना कि किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को ठंडा करने के लिए अगर हवा में रखें तो बताओ एयर के जो पार्टिकल उसके कांटेक्ट में वो हीट लेकर के भाग जाएंगे, तो इस टाइप से हीट निकलेगी। सही कहा मैंने? यस सर। कोई कि एयर है वाटर के जो पार्टिकल इसके कांटेक्ट में वो हीट ले लेकर के भाग जाएंगे, तो इस टाइप से हीट ट्रांसफर होगा। और इस टाइप का हीट ट्रांसफर होता है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। तो तुम बताओ कि कन्वेक्शन, है ना, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर लिक्विड या गैस के थ्रू हो सकता है, क्योंकि लिक्विड या गैस में पार्टिकल भाग सकते हैं। बाकी बताओ सॉलिड में तो बेचारे पार्टिकल भाग ही नहीं सकते हैं, है ना। सॉलिड में तो पार्टिकल बंधे होते हैं तो सॉलिड में पार्टिकल भाग ही नहीं सकते, इससे सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन लिक्विड और गैस में पार्टिकल भाग सकते हैं। तो ध्यान रखना
कि कन्वेक्शन डोमिनेटिंग तभी होगा जब हीट ट्रांसफर लिक्विड या गैस के थ्रू। तो कंफ्यूज तो नहीं हो, तो कन्वेक्शन में ये होता है कि किसी भी गर्म चीज को ठंडा करने के लिए एयर या वाटर में रखेंगे, बस एयर या वाटर के जो पार्टिकल इसके कॉन्टेक्ट में वो हीट ले लेकर के भाग जाते हैं, इस टाइप से हीट ट्रांसफर होगा। और इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर होगा है ना, जिसमें मीडियम का मोशन भी इन्वॉल्व है। सही कहा? Yes, sir. Yes, sir. इसमें मीडियम के पार्टिकल हिल थोड़ी पा रहे थे, लेकिन इसमें मीडियम का मोशन भी इन्वॉल्व है। तो ऐसा हीट ट्रांसफर जिसमें मीडियम के पार्टिकल का मोशन भी इन्वॉल्व है उसको कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं, और वो लिक्विड और गैस के केस में डोमिनेटिंग होता है। अब ध्यान रखना कि कन्वेक्शन भी दो टाइप का होता है, तो अच्छे ध्यान रखना कि कन्वेक्शन भी दो टाइप का होता है ना। ये क्या हो रहा है, ध्यान रखना, कन्वेक्शन भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है फ्री कन्वेक्शन, या इसको दूसरे शब्दों में नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है फोर्स कन्वेक्शन, है ना। तो एक बार देखते हैं कि फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो चलो पहले फ्री कन्वेक्शन देखते हैं, है ना। तो पहले हम ध्यान से सुनना, पहले हम फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन देखते हैं, है ना। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई भी गर्म लोहे का टुकड़ा है, सुनना, है ना। तो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई भी गर्म लोहे का टुकड़ा है, और चलो पहले केस में मान लेते हैं कि इस टुकड़े को ठंडा करने के लिए, है ना, पहले मान लेते हैं कि इस टुकड़े को ठंडा करने के लिए हम इसको रुकी हुई एयर में रख रहे हैं, मतलब नेचुरल हवा में रख रहे हैं। सुना वही कि पहले केस में इसको ठंडा करने के लिए बिल्कुल शांत एयर में, मतलब नेचुरल हवा में रख रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करने के लिए रुकी हुई हवा में, नेचुरल हवा में रखें, तो जो हीट ट्रांसफर होता है उसको फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं ना। और ये फ्री कन्वेक्शन किस टाइप से होता है वो भी देख सकते हैं, सुना ध्यान से। कोई भी गर्म लोहे का टुकड़ा है, इसको ठंडा करने के लिए रुकी हुई हवा में, मतलब नेचुरल हवा में रख लेना। तो इस बार भी, है ना, इस बार भी वही होगा कि बताओ हवा के जो पार्टिकल उसके, ध्यान से सुनना है ना, कि बताओ हवा के जो पार्टिकल उसके कांटेक्ट में वो हीट लेकर के भाग जाएंगे, और ये हीट हवा को मिलेगी, तो वो वाली एयर गर्म हो जाएगी। सही कहा ना? हेलो, Yes, sir. एयर के जो पार्टिकल इसके कांटेक्ट में हीट लेकर के भाग जाएंगे, तो हीट के कारण वो एयर गर्म हो जाएगी तो एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड होगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इतना तो ज्योग्राफी में सुना होगा कि जो एयर इसके कांटेक्ट में हीट लेकर भाग जाएगी, तो हीट के कारण वो एयर गर्म हो जाएगी, थर्मल एक्सपेंशन के कारण उसकी डेंसिटी घट जाएगी, और वो तो डेंसिटी घट जाएगी तो बॉयंसी फोर्स के कारण वो गर्म हवा ऊपर उठेगी। सही बोला? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. वो एयर एक्सपेंड हो जाएगी ना, एक्सपेंशन के कारण उसकी डेंसिटी घट जाएगी, तो डेंसिटी घट जाएगी तो बॉयंसी फोर्स के कारण वो एयर ऊपर उठेगी। और तुम बताओ कि गर्म एयर ऊपर उठेगी तो उसकी जगह भरने के लिए ठंडी एयर ऊपर से नीचे आएगी। सही है ना? तो गर्म एयर ऊपर उठेगी तो उसकी जगह भरने के लिए ठंडी एयर नीचे आएगी, फिर वापस वही चीज चलेगी, है ना, वापस वही साइकिल चलेगी कि बताओ ये जो एयर है वापस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगी, तो कांटेक्ट में आएगी तो हीट लेकर भाग जाएगी, तो वो एयर गर्म हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, तो बॉयंसी फोर्स के कारण ऊपर उठेगी, तो उसकी जगह भरने के लिए वापस ऊपर वाली ठंडी एयर नीचे आएगी। तो इस टाइप से पूरी साइकिल चलेगी, और ये जो साइकिल होती है उसको कन्वेक्शन साइकिल बोलते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो? नो सर। No, sir. नो सर। है ना? Hello, sir. ये ध्यान रखना। आवाज नहीं, फिर से बता रहा हूँ, जैसे कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है उसको ठंडा करने के लिए रुकी हवा में, उसको नेचुरल हवा में रख लें, तो एयर के जो पार्टिकल उसके कांटेक्ट में हीट लेकर के भाग जाएंगे, तो हीट के कारण वो एयर गर्म हो जाएगी, थर्मल एक्सटेंशन के कारण एक्सपेंड हो जाएगी, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होगी तो बॉयंसी फोर्स के कारण ये, है ना, बॉयंसी फोर्स के कारण गर्म एयर ऊपर उठेगी। बस गर्म एयर ऊपर उठेगी तो इसकी जगह भरने के लिए ऊपर की ठंडी एयर नीचे आएगी, फिर वापस इस हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में से ठंडी एयर भी गर्म हो जाएगी, वापस ऊपर जाएगी, उसकी जगह भरने के लिए वापस ठंडी एयर नीचे आएगी। इस टाइप से ये साइकिल लगातार चलती रहेगी, और ये जो साइकिल होती है उसको कन्वेक्शन
साइकिल बोलते हैं, है ना। तो बस एक लाइन में बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करने के लिए रुकी हुई हवा में, है ना, तो शांत हवा में नेचुरल एयर में रखें तो जो हीट ट्रांसफर होता है उसको फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है कि फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन में एयर के पार्टिकल को मूव कराने का काम कौन करता है? बुओयेंसी फोर्स। सही कहा? हेलो, यस सर। बुओयेंसी फोर्स के कारण ही जो गर्म एयर है वो ऊपर उठती है। तो याद रखना मेन क्लू ये है कि फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन में एयर के पार्टिकल को ड्राइव कराने का काम कौन करता है? बुओयेंसी फोर्स। तो इसका क्लू ये होता है कि कभी भी किसी भी कन्वेक्शन में अगर बुओयेंसी फोर्स इन्वॉल्व हो तो वो फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन होता है ना। तो देखो इस नेचुरल कन्वेक्शन को ध्यान से रखना, इस नेचुरल कन्वेक्शन को प्रैक्टिकली देखने के लिए हमारे 8वीं क्लास में एक एक्सपेरिमेंट था, वो देख लेना है क्या, है ना। नेचुरल कन्वेक्शन को प्रैक्टिकली देखने के लिए हमारी 8th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट था, उसको देखना, है ना। तो देखो एक्सपेरिमेंट में ये था कि कोई कंटेनर था, है ना, कोई कंटेनर था, उसमें वाटर भरा हुआ था और वाटर को स्टोव पे रख करके गर्म कर रहे थे। सुना वही कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ वाटर है, तो शांत वाटर है और इसको गर्म करने के लिए इसको स्टोव के ऊपर रख देते हैं। तो हमको अच्छे बताया, है ना, हमको अच्छे बताया कि स्टोव पे रखेंगे तो बॉटम गर्म हो जाएगा। तो तुम बताओ कि वाटर के जो पार्टिकल इस गर्म बॉटम के कांटेक्ट में वो हीट लेकर के भाग जाएंगे, वही चीज है ना कि वाटर के जो पार्टिकल गर्म बॉटम के कांटेक्ट में हीट लेकर के भाग जाएंगे और हीट के कारण वो वाला वाटर गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा, मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम होगी तो बुओयेंसी फोर्स के कारण गर्म वाटर ऊपर जाएगा, गर्म वाटर ऊपर जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए ऊपर का ठंडा वाटर नीचे आएगा और यही साइकिल चलेगी जिसको कन्वेक्शन साइकिल बोलते हैं। और इस है ना, इस कन्वेक्शन साइकिल को प्रैक्टिकली देखने के लिए हम क्या करते हैं कि पानी, है ना, प्रैक्टिकली देखने के लिए इस पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। तो तुम बताओ कि पानी के अंदर ऐसी कन्वेक्शन साइकिल चलेगी तो बताओ पानी के साथ पोटेशियम परमैंगनेट भी मिक्स हो जाएगा ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट का ऐसा पिंक कलर का लूप बनता है और वो लूप कन्वेक्शन साइकिल को बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है। सही कहा ना? हेलो, यस सर। वाटर के साथ साथ KMnO और भी भूलेगा तो वो भी वाटर के साथ साथ ऐसा मूव करेगा तो पानी के अंदर से पिंक कलर के लूप बनेंगे जो कन्वेक्शन साइकिल का बिल्कुल क्लियर एविडेंस है ना। तो ये फ्री कन्वेक्शन है, नेचुरल कन्वेक्शन हमने पढ़ लिया ना। तो बस अब आगे कचरा याद रखने की जरूरत नहीं, बस 10 बातों की बात ध्यान रखना कि कभी भी कन्वेक्शन शांत हवा से मतलब रुकी हुई नेचुरल एयर से हो रहा हो तो उसको फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं और उसमें बुओयेंसी फोर्स इन्वॉल्व होता है। चलो अब कन्वेक्शन का सेकेंड टाइप देखते हैं, सॉरी कन्वेक्शन का सेकेंड टाइप देखते हैं। तो दूसरे टाइप का कन्वेक्शन होता है फोर्स कन्वेक्शन, है। और किसी की लैंग्वेज अच्छी हो, है ना, किसी की लैंग्वेज अच्छी हो तो नाम तो ही क्लियर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करने के लिए शांत एयर मतलब नेचुरल हवा में रखें तब तो नेचुरल कन्वेक्शन, और किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करने के लिए पंखे की मदद से इस पर फोर्सफुली एयर को फेंकें तो फेंकी गई हवा से जो हीट ट्रांसफर होगा उसको फोर्स कन्वेक्शन बोलेंगे। सही कहा ना? तो फेंकी गई एयर से जो हीट ट्रांसफर होता है उसको फोर्स कन्वेक्शन बोलते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल केस क्या होगा, इस बार भी मान लेते हैं कि लोहे का कोई गर्म, है ना, लोहे का कोई गर्म टुकड़ा है और उसको ठंडा करना है। देखो इस बार ठंडा करने के लिए, है ना, इस बार ठंडा करने के लिए पंखे की मदद से इस पर हवा फेंक रहे हैं। ये तो ध्यान रखना कि ठंडा करने के लिए पंखे या फैन के थ्रू इस पर हवा फेंक रहे हैं, बस फेंकी गई हवा से जो हीट ट्रांसफर होता है उसको फोर्स कन्वेक्शन बोलते हैं। और कोई कॉमन सेंस से बोल सकता है, कोई कॉमन सेंस बोल सकता है कि बताओ पंखे के थ्रू इस पर हवा फेंकेंगे तो पार्टिकल ज्यादा रेट से कांटेक्ट में आएंगे। कुछ बताओ कि पंखे के थ्रू हवा फेंकेंगे तो एयर के पार्टिकल ज्यादा रेट से कांटेक्ट में आएंगे, मतलब हीट ज्यादा तेजी से निकलेगी। मतलब पक्का बोल सकते हैं कि फ्री कन्वेक्शन के कंपैरिजन में फोर्स कन्वेक्शन ज्यादा रेट से होता है। शक बनिए नो सर। कि
नेचुरल हवा के पार्टिकल धीरे धीरे कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन हवा देखेंगे तो एयर के पार्टिकल ज्यादा रेट से कांटेक्ट में आएंगे, हीट तेजी से निकलेगी। देखिए फोर्स कन्वेक्शन जो होता है वो फ्री कन्वेक्शन से ज्यादा रेट से होता है, तो रेट ऑफ फोर्स कन्वेक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फ्री कन्वेक्शन। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख सकते हो, सुना है ना, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे मान लेते हैं कोई गर्म चाय है ना, जैसे मान लेते हैं कोई गर्म चाय है, उसको ठंडा करने के लिए ऐसे ही शांत हवा में या नेचुरल हवा में रखें तब तो चाय धीरे धीरे ठंडी होती है ना। वही गर्म चाय को ठंडा करने के लिए नेचुरल हवा में शांत हवा में रखें तब तो नेचुरल कन्वेक्शन होगा, इसमें चाय धीरे धीरे ठंडी होती है। लेकिन कई लोग चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए उसके ऊपर फूंक मारते हैं। तुम बताओ अगर फूंक मारेंगे, सोच के बताओ कि फूंक मारेंगे तो अब फ्री कन्वेक्शन की जगह फोर्स कन्वेक्शन होगा। सही कहा? चाय का जल्दी ठंडा करने के लिए तो बताओ कि फूंक मारेंगे तो अब हीट निकलेगी और फ्री कन्वेक्शन की जगह फोर्स कन्वेक्शन के तरीके से निकलेगी, मतलब हीट तेजी से निकलेगी तो चाय जल्दी ठंडी होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो इसके और भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो, चिंता मत करना, जो बोल रहा हूँ उसको प्रॉपर शब्दों में लिख करके भेजूंगा, है ना। जो स्लाइड भेजूंगा उसको पूरी लिख करके भेजूंगा, लेकिन अभी मैं ऐसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ, है ना, ध्यान से लिखना। एक और क्वेश्चन है, ये अपने 11 की थर्मोडायनेमिक्स की जो शीट थी उसमें दे रखा था, है ना, तो इसको देखना। 11 की थर्मोडायनेमिक्स की शीट में दे रखी थी, उसको देखना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बिल्कुल बंद रूम है ना, तो ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं कोई बंद रूम है जिसके अंदर ऑब्वियसली एयर होगी, और देखो अब ऐसा करते हैं कि इस बंद रूम में फैन ऑन करते हैं, आवाज आ रही है कोई बंद रूम है उसमें ऑब्वियसली एयर होगी और बंद रूम में हम पंखा चलाते हैं, तो ये हम सभी को पता है ना, कोई अनपढ़ भी समझता है कि बंद रूम में पंखा चलाएंगे तो हमको थोड़ी सी ठंड लगेगी। देखा होगा ना, बंद रूम में पंखा चलाते तो हमको थोड़ी ठंड लगती है। देखो इसको साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। तुम बताओ कि बंद रूम में अगर पंखा चलाएंगे तो एयर ठंडी नहीं होती, उल्टा एयर का टेम्परेचर तो हल्का सा बढ़ता है। तुमको बताओ कि बंद रूम में पंखा चलाएंगे तो जो पंखा है वो रूम की एयर को स्टीयर करेगा, और स्टीयर करेगा मतलब एयर का रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा तो एयर का टेम्परेचर भी हल्का सा बढ़ जाएगा। सही बोला ना? ये ध्यान देना है ना, किसी बंद रूम में अगर पंखा चलाएंगे तो पंखा रूम की एयर को स्टीयर करेगा, तो स्टीयर करेगा तो एयर का रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा तो एयर का टेम्परेचर भी हल्का सा बढ़ जाएगा। मतलब पहले एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री हो तो बाद में 21 डिग्री होगा। तो ध्यान रखना कि पंखा चलाने पर एयर का टेम्परेचर तो हल्का सा बढ़ता है, फिर भी हमको पंखा चलाने पर ठंड लगेगी, है ना। धीरे धीरे कि पंखा चलाने पर एयर का टेम्परेचर तो हल्का सा बढ़ता है, फिर भी हमको ठंड लगती है। उसका रीजन क्या है वो देखते हैं। तुमको बताएगा, तुमको बताओ कि जब पंखा नहीं चलाएंगे तब तो हमारी बॉडी से जो हीट निकलेगी वो रूखी एयर की हीट निकलेगी, मतलब फ्री कन्वेक्शन की तरीके से हीट निकलेगी। सही कहा? पंखा नहीं चलाएंगे तब तो हमारी बॉडी जो हीट निकलेगी वो रूखी एयर से हीट निकलेगी, मतलब जो हीट निकलेगी वो फ्री कन्वेक्शन के तरीके से निकलेगी, मतलब हीट धीरे धीरे निकलेगी, और हीट धीरे धीरे निकलेगी इससे हमको ज्यादा ठंड लगेगी। लेकिन चलो पंखा चला दिया, तुम बताओ कि अगर पंखा चलाएंगे तो पंखा अपनी बॉडी पर एयर फेंकेगा, है ना। बोलो पंखा चला दिया, पंखा चलाएंगे पंखा हमारी बॉडी पर एयर फेंकेगा, बताओ अब अपनी बॉडी से जो हीट निकलेगी वो एयर से नहीं, फेंकी गई एयर से हीट निकलेगी, और फेंकी गई एयर से हीट निकलेगी, मतलब अब जो हीट निकलेगी वो फ्री कन्वेक्शन की जगह फोर्स कन्वेक्शन के तरीके से निकलेगी, मतलब हीट तेजी से निकलेगी, और ये तेजी से निकलेगी इसलिए हमको ठंड लगेगी। सही बोला? बस की बीटेक के बाद जॉब इंटरव्यू उसमें कैंपस इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं ना, कि किसी रूम में पंखा ऑन करेंगे तो हवा का होती गर्म हो जाएगी, लेकिन हमको ठंड के बस उसका एक लाइन में आंसर ये कि फैन ऑन कर देंगे
तो बॉडी से जो हीट निकलेगी वो फ्री कन्वेक्शन की जगह फोर्स कन्वेक्शन की निकलेगी, तो जरा तेजी से हीट निकलेगी, इसीलिए हमको ठंड हो जाएगा। ऐसे बताओ कि ठंड से बचने के लिए लोग स्वेटर पहनते हैं, तो तुम बताओ कि क्या स्वेटर बॉडी को गर्म करता है? क्या नहीं करता है? स्वेटर बॉडी को गर्म नहीं करता है, बस स्वेटर जो है कन्वेक्शन को रोक देता है, और कन्वेक्शन को रोक देता है अपनी बॉडी से हीट निकलना बंद हो जाती है, तो उसको मूर्ख लोग बोलते हैं कि गर्मी लग जाती है ना। तो ये सारे गाड़ी हमने एग्जाम्पल देखे है ना। कन्वेक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखे। अब चलो अब एक बार एनसीईआरटी कुछ और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कुछ रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें तुमको बताना है कि इसमें प्री कन्वेक्शन इन्वॉल्व है, पोस्ट कन्वेक्शन इन्वॉल्व है। क्यों पता है ना कि कभी भी कन्वेक्शन के किसी भी क्वेश्चन में बॉयलेंसी फोर्स इन्वॉल्व हो, तो प्री कन्वेक्शन और बेसिक फ्लूइड से दोस्तों फोर्स कन्वेक्शन क्या बोलते हैं, क्या एक ही फ्लूइड में कि किसी भी कन्वेक्शन के अंदर बॉयलेंसी फोर्स इन्वॉल्व हो तो प्री कन्वेक्शन, और फेंकी गई रिएक्शन का फोर्स कन्वेक्शन है। तो एनसीईआरटी फटाफट से क्वेश्चन देखो, तुमने शायद 4वीं क्लास में पास होगी, तो ज्योग्राफी में तुमने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पढ़ी होगी। हेलो, पढ़ी है 6वीं क्लास में, 5वीं क्लास में ज्योग्राफी में तुमने सी विंड और लैंड विंड पढ़ी होगी। तो तब हम क्या एग्जाम्पल है बताओ, प्री कन्वेक्शन के एग्जाम्पल। आवाज आ रही? हेलो, कुछ तुमने लैंड और सी ब्रिज पढ़ी होगी, तो ये जो है वो प्री कन्वेक्शन के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें बॉइलिंग फोर्स इन्वॉल्व होता है ना। एक बार रफली देख लेना, जैसे दिन के टाइम में देखते हैं, तुमको पता है कि दिन के टाइम में जमीन ज्यादा गर्म होती है, और मान लीजिए कि मुंबई या गोवा जैसा कोस्टल एरिया है ना, कि मुंबई गोवा जैसा कोस्टल एरिया है जिसमें कि जमीन के अंदर ओशियन में तो वाटर है, तुमको पता है कि दिन के टाइम में जमीन ज्यादा गर्म होती है और पानी थोड़ा ठंडा होता है, तो जमीन ज्यादा गर्म होती है। फिर से बताओ, जो जमीन कॉन्टेक्ट है वो बहुत बड़ी है ना, उसको ध्यान रखना कि जो जमीन के कॉन्टेक्ट में गर्म रहेगी, गर्म रहेगी तो बॉइलिंग फोर्स का ऊपर उठेगी। और बताओ ये ऊपर उठेंगे तो उसकी जगह रहने के लिए ओशन की जो ठंडी एयर है वो वापस सीधे जमीन में जाएगी, फिर से ऐसे पूरी साइकिल चलेगी। लेकिन बताओ इसमें भी बॉइलिंग फोर्स इन्वॉल्व है या नहीं? बॉइलिंग फोर्स इन्वॉल्व है, प्री कन्वेक्शन का एग्जांपल है। वैसे रात का टाइम उल्टा होता है, हमने पढ़ा कि रात के टाइम में पानी ज्यादा गर्म होता है, तो पानी के कॉन्टेक्ट में जो हवा ऊपर उठेगी जमीन तक जाएगी, तो इसकी जगह को भरने के लिए जमीन की ठंडी हवा ये जमीन से ओशियन की ओर चली जाएगी। तो इसको बॉइलिंग फोर्स को इन्वॉल्व है। फिर भी प्री कन्वेक्शन का एग्जांपल है, एक लाइन में बोल देते हैं विंड सॉरी लैंड है जो ब्रिज वो प्री कन्वेक्शन का नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें बॉइलिंग फोर्स कंट्रोल हो रहा है। तो तुमको साइड लाइट हो तो सारी चीजें प्रॉपर्ली लेकर के रखी हुई हो, ठीक है ना? हाँ सर, जैसे कि बारिश होती है उसके पहले टेम्परेचर होता है वो क्यों बढ़ जाता है बारिश होने से पहले? बारिश होने से पहले टेम्परेचर बढ़ता है, मौसम गर्म नहीं हो जाता क्या? उसको उल्टा सबसे पहले बोलो ये क्वेश्चन अपने हीट से रिलेटेड नहीं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, फिर भी पूरी मत बोलो एक्चुअली ज्योग्राफी से रिलेटेड है, फिर भी तुम समझ सकते हो। एक्चुअली जो तुमने उल्टा बोला एक्चुअली बोलना चाहिए कि गर्मी होनी है तब बारिश आती है। एक्चुअली तुम बताओ कैसे कोई भी बोले कि जयपुर में गर्मी है, गर्मी एयर के पाइप दूर दूर फैल जाएंगे, मतलब एयर कम हो जाएगी, है ना। गर्मी एयर कम होने के प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि कोटा टाइप प्लेस है जहाँ बादल है, तो तुम बताओ इधर का प्रेशर कम है, बादल हाई प्रेशर से लो प्रेशर से जाएंगे, मतलब कोटा से जयपुर जाएंगे बर्फ बरस जाएंगे। तो उल्टा है जब गर्मी होती है तो फिर बादल है तो बारिश होगी, है ना। चलो देखो आगे बढ़ना कि जब बारिश होने वाली होती है तो गर्मी होती है, फिर उल्टा होता है जब गर्मी होती है तो बादल फिर बारिश होती है, ये सही। चलो आगे बढ़ो।
जैसे तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक इसमें पहले एक चीज बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दे रखा है, फिर हमको बताया है कि जो हार्ट का ब्लड जो पंप करता है ना, बड़ा बड़ा होगा कि जो हार्ट का ब्लड जो पंप करता है और इस ब्लड बॉडी के हर पार्ट का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है, तो बाय हीट कंजम्पशन का एग्जांपल लिया हमने ऑफ कंजम्पशन ब्लड है ना, ब्लड की क्या कर रहा है, तो फ्लूइड का कंजम्पशन का एग्जांपल है। और दूसरा ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि जो ब्लड बॉडी पोर्ट नहीं है, पता लग गया है पोर्ट कंजम्पशन का एग्जांपल। फिर फ्री ऑफ कंजम्पशन के हमने हमारे का एग्जांपल ले लिए, हमें जो स्लाइड में और प्रॉपर शब्दों में हमें लिख करके बैठना होगा, ठीक है धीरे तो कर सकते हो। तो कंजम्पशन का हमने पूरा दिया और अच्छे से जाता कि कन्वेंशन क्या होता है, रिलेटेड स्टडी अभी अपने जेईई के एडवांस सिलेबस में नहीं है ना, ध्यान रखना कि कन्वेंशन की डिटेल स्टडी है मींस जो एडवांस सिलेबस में नहीं है, कन्वेंशन जो स्टडी है वो सिलेबस में है, तो कन्वेंशन की जो स्टडी करनी होगा इसलिए और भी ज्यादा स्टडी करनी होगी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास डिटेल स्टडी करनी आती है। तो ये कन्वेंशन और कन्वेंशन को हमने पढ़ लिया है ना। अब चलो अब हम इसका दूसरा तरीका ये देखते हैं, है ना रेडिएशन के देखते हैं, तो ये हमको अच्छे ध्यान रखना है ना। तो क्या हो रहा है तो करेक्टली याद रखना कि कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड के थ्रू हो ना, कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड के थ्रू हो तो कंडक्शन हो रहा होगा, कभी कभी क्या होता है लिक्विड के थ्रू हो तो मेन कन्वेक्शन हो रहा होगा। और तीसरा कई बड़े बड़े होता है कि हीट ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम अवेलेबल नहीं होता है, कई बार होता है कि हीट ट्रांसफर करने के कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में जो भी हीट ट्रांसफर है वो लाइट की रेज फॉर्म में या फोटोन के फॉर्म में निकल करती है, और इस तरह से हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। कंपैरेटिवली याद रखना। हेलो yes कई बार कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो भी निकल लाइट फॉर्म में या दूसरे शब्दों में हमें लाइट फॉर्म में या तीसरे शब्दों में फोटोन के फॉर्म में निकल रही है और रेडिएशन का सबसे पहले एग्जांपल कौन सा है, सन से निकलने वाली चीज रेडिएशन का सबसे पहले एग्जांपल वाले सन से निकलने वाले रेडिएशन है। जैसे मान लीजिए क्या है ना अब तुमने सुना होगा कि सन के अंदर लगातार न्यूक्लियस हो रहा है, सन के अंदर लगातार न्यूक्लियस हो रहा है, तो सन का लगातार प्रोड्यूस होती है, बताओ हीट प्रोड्यूस करने के लिए निकालना पड़ेगी ना, वरना सन ब्लास्ट हो जाएगा। कोई सन के अंदर लगातार न्यूक्लियस हो रहा है मतलब हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट निकालनी पड़ेगी। अब तुम बताओ कि सन के अंदर कोई लिक्विड गैस मीडियम नहीं आता है, बताओ सन के अंदर मीडियम नहीं आता है और सन की पाइपलाइन नहीं है, मतलब कोई सॉलिड मीडियम नहीं आता है ना, हम बोल सकते हैं कि सन के अंदर कोई सॉलिड लिक्विड है कोई भी मीडियम नहीं आता है। बस बताओ पता है सन के अंदर नहीं आता है, सन के अंदर नहीं आता है, सॉलिड लिक्विड कोई मीडियम अवेलेबल नहीं आता है। तो अभी ने वो जो भी निकालेगा लाइट फॉर्म में निकालेगा या रेडिएशन फॉर्म में निकालेगा या कैसे शब्द फोटोन के फॉर्म में निकालेगा और इस तरह उसको रेडिएशन बोलते हैं। शक नहीं है ना कोई सन के अंदर सन जो भी निकलता है लाइट फॉर्म में रेडिएशन फॉर्म में या फोटोन के फॉर्म में निकलता है और इस टाइप का रेडिएशन बोलते हैं। तो देखो रेडिएशन में प्रैक्टिकली करके चला रहा हूँ, है ना रेडिएशन प्रैक्टिकली करके चला रहा हूँ, तो अच्छा जाना जाता कि वैसे तो हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन मिट करता है
है ना, ध्यान रखना कि जैसे तो हर कोई रेडिएशन निकालता होता है, तो मैं बताऊं शब्दों में निकालता है कि each of the temperature of your presence now, तो रेडिएशन निकालने में तो बताता है कि प्रैक्टिकली how the temperature of your presence तो लगा होता ही है, how the temperature of your presence लगा होता ही है, प्रैक्टिकली तो हर वक्त रेडिएशन निकालता है, जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, उसका टेम्परेचर of your presence निकालता है, ह्यूमन बॉडी रेडिएशन निकालता है, बर्फ का टुकड़ा तो बताओ कि बर्फ के टुकड़े का टेम्परेचर भले ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसके अंदर में सबसे मोटी के लिए होगा ना, तो ये भी रेडिएशन निकालेगा, है ना, तो है ना, अच्छे से ध्यान रखना, फिर है ना, जैसे हमारे का टेम्परेचर of your presence लगता है, जैसे हर रेडिएशन निकालता है, ह्यूमन बॉडी रेडिएशन निकालता है, बर्फ का टुकड़ा भी रेडिएशन निकालता है, लेकिन है ना, लेकिन ध्यान रखना, टेम्परेचर का कम हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो तो वो रेडिएशन निकालेगा, लेकिन उसकी इमीडिएट रेडिएशन नेगलिजिबल होगी। फिर ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होते हैं कि बर्फ का ह्यूमन बॉडी ऐसे टेम्परेचर कम होता है 10 डिग्री 20 डिग्री हो तो रेडिएशन निकालेगा, लेकिन रेडिएशन बिल्कुल विजिबल होगा, तो ध्यान रखना कि रेडिएशन की तभी प्रैक्टिकली विजिबल होता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, जिससे उसका टेम्परेचर 5000 केल्विन 10,000 केल्विन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो रेडिएशन का विजिबल होता है, और रेडिएशन का सबसे डोमिनेट हो जाता है ना, सिमिलर टाइप की लक्षण बढ़ेगी। कोई कंसेंट्रेशन नहीं है, मैंने अभी बताया कि कंडक्शन क्या होता है, गर्म एलिमेंट को रहता है, पहला एलिमेंट से कोई देता है, दूसरा प्लस से कोई देता है, लेकिन जो चीज देता है वो हवा नीचे वाइब्रेशन मतलब गर्म वाइब्रेशन पहले पार्टी को कोई देता है, पहला पार्टी वाइब्रेशन को दूसरे बड़े पार्टी को कोई देता है, तो मेटल में कंडक्शन नॉर्मल मेटल हो मतलब लकड़ी ऐसा हो तो भी कंडक्शन वाले की बहुत कम होगा, बहुत स्मॉल होगा, ठीक है ना, क्योंकि लकड़ी प्लास्टिक उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही स्मॉल होती है, कंडक्शन बहुत कम है पाएगा, इसीलिए मैंने सॉलिड में भी स्पेशली मेटल की बात की थी। आगे बढ़ जाओ रेडिएशन की बात की हमारी बॉडी जो रेडिएशन है ना, हमारे टेम्परेचर का कम होता है तो हमारी बॉडी जो रेडिएशन निकलती है बहुत ही कम होती नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, तीनों टाइप का लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, है ना, लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि कभी भी सॉलिड स्टेशनरी मेटल के थ्रू कंडक्शन, कभी भी गैस के थ्रू मेनली कंडक्शन, और कभी भी हीट ट्रांसफर लाइट रेज को रेडिएशन ट्रांसफर बोलते हैं, तो तीनों टाइप की हीट ट्रांसफर को हमने टेक्निकली स्टडी कर लिया है। देखो अभी मैं कुछ टेक्निकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये के एग्जाम में हमने पूछा गया था, है ना, तो टेक्निकल एग्जांपल दे बताना, जैसे मान लीजिए बल्ब है, ध्यान से बताना, जैसे मान लीजिए बल्ब फिलामेंट है तो वो कौन सा होगा, बल्ब के अंदर ऑलमोस्ट वैक्यूम होता है, अब लाइट ऑन कर दिए पता होगा कि लाइट ऑन करेंगे तो फिलामेंट से लाइट रेज निकलेंगी और उसके कारण बल्ब का तार भी थोड़ा गर्म हो जाता है, तो फिलामेंट से बल्ब
बल्ब के साथ में जो हीट ट्रांसफर हुआ है वो मेनली किस तरीके से होगा, रेडिएशन के तरीके से होगा। पता है बल्ब फिलामेंट की होमी होती है, तो बल्ब फिलामेंट में जो हीट ट्रांसफर होगा वो मेनली रेडिएशन के थ्रू होगा। इसके डोमिनेटिंग हीट ट्रांसफर मोड रेडिएशन। ऐसे पूछें कि लैनी ब्रिज और पॉलिसिल ब्रिज वो किस टाइप की हीट ट्रांसफर के एग्जांपल है? ये कन्वेक्शन के एग्जांपल है, लेकिन इसमें भी पर्टिकुलरली कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जांपल है। ये सब मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। कौन सा आ रहा है? सॉरी मैंने गलत लिख दिया। तो ये सब मैंने कर लिया ना, तो प्रॉपर्ली तुमको लिख कर दिया। फटाफट आप देखना एनसीईआरटी में जो वीडियो दे रखी है उसको बता देता हूँ। देखो एनसीईआरटी की बुक में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को समझने के लिए बहुत सुंदर सा एग्जांपल दे रखा है ना? उसको सुनना है ना, ध्यान सुनना। देखो जैसे सर्दी का टाइम है, मान लेते हैं दिसंबर कोई मानते ना, तुम्हारे सर्दी का टाइम है तो आग देखने के लिए किसी ने क्या हो रहा है सर्दी का टाइम में तो गर्मी के लिए आग लगाई है। तो देखो पर्सन ये मोहम्मद पर्सन है, उसने क्या किया कि मेटल की रॉड ली और मेटल की रॉड को आग के अंदर उसने डाल दिया, तो उस टाइम में उसका हाथ जलने लगेगा ना। हेलो रॉड को फेंकते हुए रॉड के दूसरे सिरे को आग में दिया है, उस टाइम पे उसका हाथ जल जाएगा। उसके बाद सी कोई पर्सन है वो आपके को ऊपर हाथ सेक रहा है, और कोई पर्सन है वो आपके ऊपर नहीं आप साइड में तो भी कुछ गर्मी लगेगी। तो बस हमको पूछा है कि है ना एक का जो हाथ जलेगा उसको कौन सा हीट ट्रांसफर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, जो अभी ऊपर हाथ कर रहा है उसमें कौन सा हीट ट्रांसफर डोमिनेटिंग है, और दूसरी साइड में खड़ा हुआ है उसको भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लगेगी, उसके ऊपर कौन सा हीट ट्रांसफर डोमिनेटिंग है। बताओ एक का हाथ जल जाएगा उसके ऊपर कौन सा डोमिनेटिंग हीट ट्रांसफर? जंक्शन। बिल्कुल सही बोला। ठीक है, ये इसमें कौन सा गर्मी लगेगी, डोमिनेटिंग हीट ट्रांसफर कौन सा होगा? है ना, बता सकते हैं ना। चलो ये मूल हिस्सा मैंने आधा में डाल दिया है, तुमको बताया क्या के कारण हीट यहाँ से इसके हाथ तक पहुंचेगी। बताओ इस बात जो हीट हो रही है मेटल रॉड के दोनों तरफ हो रही है, तो इसमें कौन सा हीट ट्रांसफर डोमिनेटिंग है? कंडक्शन। ऐसे तो हमको पता है थोड़ा सा कन्वेक्शन थोड़ा सा रेडिएशन भी होगा, लेकिन डोमिनेटिंग कंडक्शन है। फिर बताओ आपको थोड़ा सा ऊपर हाथ सेक रहा है तो इसमें कौन सा हीट ट्रांसफर डोमिनेटिंग है? हमको पता है नहीं, हमको पता है कि आपके कॉन्टेक्ट में जो एयर होगी वो स्प्लिट लेकर के भाग जाएगी, और उसकी जगह नीचे जाएगी। तो इस हीट ट्रांसफर में बुओयेंसी फोर्स का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए फ्री कन्वेक्शन है नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल है ना। तो आग से सी में जो हीट ट्रांसफर होगा वो मेनली फ्री कन्वेक्शन के तरीके से होगा। वैसे तो रेडिएशन के तरीके से भी होगा, रेडिएशन को तो भगवान भी नहीं रोक सकता है ना। लाइट की रेस भी इसके हाथ तक पहुंचेंगी, तो वैसे हीट ट्रांसफर रेडिएशन के तरीके से भी होगा, लेकिन डोमिनेटिंग फ्री कन्वेक्शन होगा। और चलो अब कोई बी पर्सन है वो साइड में खड़ा हुआ है, तो आग से इस साइड वाले आदमी पर हीट ट्रांसफर में डोमिनेटिंग कौन सा मोड होगा? रेडिएशन। को पता है कि आग का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है ना, 400 डिग्री या 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो आग से ऐसी लाइट रेज निकलेंगी,
ये रेडिएशन निकलेंगी और उसी के कारण इसको गर्मी लगेगी, तो आग से बी में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो मेनली रेडिएशन के तरीके से हो रहा है। वैसे तो थोड़ा बहुत कन्वेक्शन भी होगा, आसपास बीच में एयर भी है ना, हेलो, आसपास Yes, बीच sir. में एयर भी है, तो वैसे तो कन्वेक्शन होगा लेकिन डोमिनेटिंग हीट ट्रांसफर रेडिएशन होगा। ये तुमने बिल्कुल सही आंसर बताया। देखा, चलो एक और लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं तुम्हें कितनी बुद्धि है ना, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो देखो, इस बार मान लेते हैं कि मेटल का कोई इस टाइप का ट्यूब है, दिख रहा है ना, वही कि हमको दे रखा है कि मेटल है, लोहे का कोई ऐसा ट्यूब है, उसमें वाटर भरा हुआ है और ऑब्वियसली शुरू में तो वाटर रुका हुआ रहेगा, सही बोला, हेलो। Yes, sir. फिर वही ऐसा कोई राउंड मेटल का कोई ट्यूब है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, तो शुरू में वाटर रुका हुआ रहेगा, देखना। अब कोई पर्सन क्या कर रहा है कि मैं, है ना, कोई पर्सन क्या कर रहा है कि मेटेलिक ट्यूब की इस वाले पार्ट को आग के ऊपर रख करके गर्म कर रहा है, बस इस वाले पार्ट को आग के ऊपर रख करके गर्म करे, तो बताओ वाटर जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऐसा क्लॉकवाइज फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी तो बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन हमारे मैकेनिकल, आवाज नहीं, ये क्वेश्चन हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4th सेमेस्टर में हमारे पूछा गया था एग्जाम में। तो तुम बताओ कि वाटर कैसा फ्लो होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बिल्कुल सही आंसर है, वाटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना। तो चलो एक बार इसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ध्यान से देखना है ना। तो कोई भी ऐसा ट्यूब है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा ट्यूब है, इसमें वाटर भरा हुआ है और ऑब्वियसली शुरू में तो वाटर रुका ही रहेगा, ठीक है। अब कोई पर्सन क्या कर रहा है कि आग पर रख करके ट्यूब के इस वाले पार्ट को गर्म कर रहा है, तो तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ, एक मिनट सॉरी, तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ कि आग पे रख करके आग पे रख करके ट्यूब के इस वाले पार्ट को गर्म कर रहा है, तो बताओ इस आग ये इस गर्म ट्यूब के कांटेक्ट में जो वाटर होगा वो हीट लेकर के भाग जाएगा, है ना। बोल सकते हैं एक मिनट कि आग से ट्यूब के इस वाले पार्ट को गर्म कर रहे हैं ना, तो बताओ ट्यूब के इस गर्म पार्ट के कांटेक्ट में जो भी वाटर है वो हीट लेकर के भाग जाएगा, है ना। वही, आवाज नहीं प्लीज, कि वाटर का जो पार्ट इस गर्म ट्यूब के कांटेक्ट में है वो हीट लेकर के भाग जाएगा, और बताओ हीट के कारण वो वाटर गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगी, और बताओ डेंसिटी घट जाएगी तो बॉयंसी फोर्स के कारण ऊपर उठेगा। शक तो नहीं है किसी को, हेलो। No, sir. ये ध्यान रखना कि जो पार्ट गर्म ट्यूब के कांटेक्ट में वो वाटर हीट लेकर के भाग जाएगा, बस हीट के कारण वो वाटर गर्म हो जाएगा तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगी, और डेंसिटी घट जाएगी तो बॉयंसी फोर्स के कारण हल्का पानी ऊपर उठेगा। और तुम बताओ कि हल्का पानी ऊपर उठेगा तो इसकी जगह को भरने के लिए गर्म पानी वापस इधर की ओर जाएगा, सही बोला Yes, sir. है। तो बोल सकते हैं कि बॉयंसी फोर्स के कारण गर्म पानी या हल्का पानी ऊपर उठेगा, गर्म पानी ऊपर उठेगा तो इस जगह को भरने के लिए ठंडा पानी इस वाले पार्ट की ओर जाएगा, तो इस तरह से वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, बताओ। वाटर का फ्लो Clockwise. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। अब कोई पूछे कि इसमें कौन सा हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व है, तो क्या बोलेंगे, फ्री कन्वेक्शन। Free तो बताओ convection. इस बार भी बॉयंसी फोर्स इन्वॉल्व है या नहीं Yes, sir. है, बताओ बॉयंसी फोर्स के कारण ही गर्म या हल्का पानी ऊपर उठ रहा है, तो बताओ इसमें भी बॉयंसी फोर्स इन्वॉल्व है, बॉयंसी फोर्स इन्वॉल्व है तो पक्का बोल सकते हैं कि ये भी जो हीट ट्रांसफर है वो फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल है, इजीली कर सकते हैं। बस हीट ट्रांसफर में जो भी लॉजिकल चीजें थी वो सारी हमने पढ़ ली, मैं जो स्लाइड भेजूंगा उसमें सारी चीजें प्रॉपर थ्योरी की फॉर्म में लिख करके भेजूंगा। अब आगे बढ़ जाऊं, तो अगर फायर को अपोजिट कॉर्नर में रखेंगे तो एंटी क्लॉक होगा ना आंसर? हाँ ऑब्वियसली, अगर आग इधर लगाएं, इधर की जगह इधर लगाएं, तो बताओ कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉक Anti-clockwise. वो सब कर सकते हो रखेंगे तो हेलो सर। क्या, सर इसमें बीच में सर। सर बीच ये में तो रखे तो, हेलो, यस सर। तो फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बीच में रखे तो फिर क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। एक मिनट सुनना, मैं तुमको मैथमेटिकल आंसर दे रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि जैसे बीच पॉइंट है ना,
इसके जस्ट पीछे रखे हैं, है ना, तुम बताओ, मिडिल पॉइंट के जस्ट पीछे रखे हैं तो वाटर ऐसा क्लॉकवाइज बहेगा, मिडिल पॉइंट के जस्ट आगे रखें तो वाटर एंटी क्लॉकवाइज बहेगा। तो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पर रखें तो आंसर ये होगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही बोला? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है क्या तुमने? यस Yes, सर। sir. यस सर। बिल्कुल बीच में रखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ड्रास्टिकली डिफरेंट है, इससे आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? सर आंसर ये होगा। सर सर ये रेडिएशन वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा जो निकलता है वही रेडिएशन है कि ये दूसरा कोई नहीं, है? ध्यान रखना, एक मिनट है, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ेंगे कि रेडिएशन भी बहुत टाइप की होती है ना। जैसे हमारी बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है वो काफी कम एनर्जी वाली होती है। कम एनर्जी वाली होती है मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा खतरनाक रेडिएशन निकलेंगी, मतलब विजिबल लाइट ये सब निकलेंगी। और ज्यादा एनर्जी वाली एक्सरे होती हैं, और रेडियो एक्टिव से जो निकलती है रेज वो गामा रेज होती हैं, जो रेडिएशन तो होती हैं लेकिन सबसे खतरनाक रेडिएशन होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली। ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिव से जो गामा रेज निकलती है वो भी रेडिएशन होती है, और इंसान के शरीर से जो रेज निकलती है वो भी रेडिएशन होती है। बस इंसान की बॉडी से रेडिएशन निकलती है वो कम एनर्जी वाली, मोबाइल की जो रेडिएशन होती है वो और कम एनर्जी वाली, और रेडियो एक्टिव से निकलती है वो ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन होती है। ध्यान रख लोगे ना? सर फिर तो रेडिएशन बताया, बाकी रेडिएशन भी कई टाइप की होती हैं, उसको मॉडर्न फिजिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ जाओ। तो सर Yes, sir. सर इस ये तो हाँ, सर इसमें पहले से ही पानी फ्लो कर रहा होगा तभी तो मतलब कि ये होगा जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं क्लॉकवाइज, नहीं तो ऐसे तो रियलिटी में देखा जाए तो दोनों तरफ से तो पानी मतलब गर्म होगा। यार, क्या कर रहे हो? ये दुखी करने का तुम पूछते हो। पानी गर्म तो होगा लेकिन इस कन्वेक्शन साइकिल के कारण गर्म होगा। ध्यान रखना कि पानी गर्म होगा लेकिन कन्वेक्शन साइकिल के कारण गर्म होगा। बार बार गर्म पानी ऊपर उठेगा, जगह लेने के लिए ठंडा पानी इधर आएगा, फिर गर्म पानी ऊपर उठेगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, तो इस तरह से वाटर गर्म होता जाएगा, लेकिन वो कन्वेक्शन साइकिल के कारण गर्म होगा। ठीक है ना? हेलो। ओके सर। चलो अब आगे बढ़ जाता हूँ। ये थ्योरी के लिए मैंने बहुत सारे पेज छोड़ दिए हैं, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। फिर तुम अच्छे ध्यान रखना, एक मिनट, तुम अच्छे ध्यान रखना कि अभी तो हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को पढ़ लिया, लेकिन ध्यान रखना कि कन्वेक्शन की केवल लॉजिकल स्टडी अपने सिलेबस में जो हमने कर ली, बस अब तुम मान के चलना कि जो डिटेल स्टडी करेंगे वो केवल कंडक्शन और रेडिएशन की करेंगे। सुना ना? हेलो। Yes, sir. तो प्रैक्टिकल स्टडी तीनों की कर ली, लेकिन जो डिटेल मैथमेटिकल स्टडी करेंगे वो केवल हम कंडक्शन और रेडिएशन की करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर को पढ़ते हैं डिटेल में। अभी तो प्रैक्टिकली देखा ना, अब कंडक्शन हीट ट्रांसफर को डिटेल में पढ़ते हैं। आगे बढ़ो ना यार। यस सर। 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ चित्र बनाने के लिए। Yes, sir. ये हेडिंग इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना? हेडिंग इधर लिख देता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी।
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, हेलो, sir. बहुत ध्यान से देखना आप, तीन बहुत केयरफुल देखना। तो ये अभी हमने है ना, ध्यान से देखना। तो अभी हमने तीनों टाइप की हीट ट्रांसफर को प्रैक्टिकली पढ़ लिया। अब देखो, मैंने बताया था कि हमको डिटेल जो स्टडी हो केवल कंडक्शन और रेडिएशन हीट ट्रांसफर की करनी है ना। कन्वेक्शन बस इतना लॉजिकल पार्ट ही अपने सिलेबस में है ना, बाकी डिटेल स्टडी हमको कंडक्शन और रेडिएशन की करनी है। तो चलो सबसे पहले हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर को डिटेल में पढ़ते हैं ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर को स्टडी करना सबसे आसान है। तो अच्छे ध्यान रखना कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर के सारे कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिमिलर हैं। तुमने सुना ना? हेलो, Yes, sir. तो ध्यान रखना कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर को स्टडी करें ना, तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर को स्टडी करना सबसे आसान है, क्योंकि कंडक्शन में सारे के सारे कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिमिलर होते हैं, इसलिए हम इसके कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिमिलर ही पढ़ेंगे, है ना। देखो इधर हम किसी कंडक्टिंग या रेजिस्टेंस वायर में चार्ज का फ्लो पढ़ेंगे, और उसके कंपेरेटिवली इधर किसी कंडक्टिंग रॉड के थ्रू हीट का फ्लो पढ़ेंगे। आवाज आ रही है ना? ये ध्यान रखना कि कंडक्शन के कंसेप्ट करंट के सिमिलर हैं, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। ध्यान रखना कि जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने किसी रेजिस्टेंट वायर से चार्ज फ्लो पढ़ा था, है ना, जैसे हमने किसी रेजिस्टेंस से मेटेलिक वायर से चार्ज फ्लो पढ़ा था, एग्जैक्टली वैसे ही हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर में किसी कंडक्टिंग रॉड के थ्रू हीट फ्लो भी पढ़ सकते हैं, सेम वही की वही कंसेप्ट है। तो चलो पहले हम देखते हैं, है ना, पहले हम देखते हैं किसी मेटेलिक वायर या किसी रेजिस्टेंट वायर से चार्ज फ्लो कितना होता है, वो एक बार देखते हैं। सुना ना? हेलो, Yes, sir. यस सर। पहले हम देखते हैं कि किसी मेटेलिक या रेजिस्टेंट वायर से चार्ज फ्लो किस टाइप से होता है, वो देखते हैं। इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं ना। तो चलो मान लेते हैं कि कोई भी मेटेलिक वायर है ना, मान लेते हैं कोई भी मेटेलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। अब इसमें हमको करंट फ्लो करानी है, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो मान लेते हैं कि बैटरी की मदद से इसके दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। तो मान लेते हैं कि बैटरी की मदद से इसके दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। तो मान लेते हैं कि रेजिस्टर के इस सिरे पर पोटेंशियल ज्यादा है ना, मान लेते हैं कि रेजिस्टर के इस सिरे पर पोटेंशियल ज्यादा है, इसको V1, और इस सिरे पर पोटेंशियल कम है, इसको V2 मान लेते हैं, है ना। तो बस तुम आराम से बताओ कि इस सिरे पर पोटेंशियल ज्यादा है, इस सिरे पर पोटेंशियल कम है, मतलब दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बस दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसके कारण इस रेजिस्टर में करंट फ्लो होगी। हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस रेजिस्टर वायर में करंट फ्लो होगी, और हमको अच्छे पता है कि इस रेजिस्टेंट वायर में करंट नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, और ओम्स लॉ से हमको पता है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है कि इस रेजिस्टर से बहने वाली करंट कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपन R। सही कहा? यस सर। चलो बताए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो करंट फ्लो होगी, नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगी, और हमको बताया कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस वायर से करंट कितनी फ्लो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस ओपन R, मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल ओपन R, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल ओपन R, है ना। तो बोल सकते हैं इस वायर में करंट फ्लो होगी और कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस ओपन R, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल ओपन R, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल ओपन R। और हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि जो R होता है उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये भी पता है कि होता है इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, रो L बाय A, जहाँ रो उस वायर की रेजिस्टिविटी, A उस वायर की लेंथ, क्या बोल गया, है ना, रेजिस्टेंस को रो L बाय, जहाँ रो की रेजिस्टिविटी, L उस वायर की लेंथ, और A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद एक और चीज बताई थी कि रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, याद है ना? हेलो, यस सर।
ये एक और चीज बताई थी कि रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है उसको कंडक्टिविटी या सिग्मा बोलते हैं, तो रेजिस्टिविटी को 1/सिग्मा बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को रो एल बाय ए भी लिख सकते हैं, या रो को 1/सिग्मा लिखें तो L/सिग्मा ए भी बोल सकते हैं, है ना। जहाँ रो रेजिस्टिविटी और सिग्मा कंडक्टिविटी। तो ये चीज हम करंट में पढ़ चुके हैं कि किसी वायर में बहने वाली करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल ओपन आर, जब आर उस वायर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, जिसको रो एल बाय ए या कंडक्टिविटी की फॉर्म में L/सिग्मा ए बोल सकते हैं ना। और ये भी हमने पढ़ा था, है ना, जनरेटर, ये भी हमने पढ़ा था। बताओ इलेक्ट्रिकल करंट को खोल करके क्या लिख सकते हैं? dq by dt रेट ऑफ, आवाज नहीं प्लीज, यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल करंट को खोल करके क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चार्ज फ्लो, तो dq by dt। बस ये सारे कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। तुम स्मार्ट ही बताओ, है ना, तुम स्मार्ट ही बताओ कि जैसे क्या हो रहा है, स्मार्ट ही बताओ कि जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने किसी रेजिस्टर वायर से चार्ज फ्लो पढ़ा था, वैसे हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर में किसी कंडक्टिंग रॉड के थ्रू हीट फ्लो पढ़ सकते हैं। सही बोला? yes sir है तो अच्छे देना था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हमने किसी वायर से बहने वाला चार्ज पढ़ा था, वैसे ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर में हम किसी कंडक्टिंग रॉड से बहने वाला हीट फ्लो भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर है ना। तो अब हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर का केस लेते हैं, मतलब किसी कंडक्टिंग रॉड के थ्रू हीट फ्लो इसको देखते हैं, है ना। तो उसको भी समझने के लिए वही प्रैक्टिकल केस लेते हैं जो हमने पहले लिया था, है ना। तो इसको भी समझने के लिए वही प्रैक्टिकल केस लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि इधर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है ना, शुरू में लिया था वही यार। तो मान लेते हैं इधर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कुछ भी करके 100 डिग्री रखा है, इधर कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कुछ भी करके 0 डिग्री रखा है, और इस गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर, है ना, सॉरी, इस गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर हीट ट्रांसफर करवाना है। तो उसके लिए हमने गर्म ऑब्जेक्ट और ठंडे ऑब्जेक्ट के बीच कोई यूनिफॉर्म सॉलिड मेटेलिक रॉड जोड़ दी है। सुना ना, वही कि गर्म से ठंडे की ओर हीट ट्रांसफर कराना है, तो उसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच हमने, है ना, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच हमने यूनिफॉर्म मेटेलिक कोई सॉलिड रॉड जोड़ दी है। तो हमको अच्छे बताए कि मेटेलिक रॉड जोड़ेंगे, है ना, पढ़ चुके हैं, हमको अच्छे बताए कि मेटेलिक रॉड जोड़ेंगे तो हीट फ्लो होगी। सही कहा ना कि मेटेलिक रॉड जोड़ेंगे तो हीट फ्लो होगी नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, मतलब गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो होगी। और तुम बताओ कि इस बार जो हीट फ्लो हो रही है वो किसी सॉलिड के थ्रू हो रही है या किसी कंडक्टिंग रॉड के थ्रू हो रही है? इस टाइप के हीट ट्रांसफर को कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं। सही कहा? yes sir इस बार जो हीट फ्लो हो रही है सॉलिड के थ्रू, मतलब किसी कंडक्टिंग मेटल के थ्रू फ्लो हो रही है, तो इस तरह के हीट ट्रांसफर को कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं। पर कैसे होता है उसको डिटेल में भी हमको पता है ना, कैसे होता है और डिटेल में भी हमको पता है। तो हमको पता है कि बताओ जो कंडक्टिंग रॉड है ना, जो मेटेलिक रॉड है, जो सॉलिड रॉड है, उसमें बेचारे पार्टिकल आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हैं, सॉलिड में तो फिक्स होते हैं ना, तो पार्टिकल आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। तो इस बार ये होगा कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेशन के थ्रू हीट पहले एलिमेंट को देगा, फिर पहले एलिमेंट वाइब्रेशन के थ्रू हीट दूसरे एलिमेंट को देगा, दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को। इस तरह से पार्टिकल तो वहीं के वहीं रहेंगे लेकिन हीट आगे बढ़ जाएगी, मतलब हीट फ्लो हो जाएगी। तो इसको कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो बस तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि जैसे हमने इस रेजिस्टर वायर से रेट ऑफ चार्ज फ्लो पढ़ा था, वैसे इस मेटेलिक रॉड के थ्रू रेट ऑफ हीट फ्लो भी पढ़ सकते हैं। सही बोला? yes sir हेलो। प्लीज आवाज नहीं, ये तो अच्छे ध्यान था कि जैसे रेजिस्टर वायर में, है ना, अटेंशन देना, जैसे रेजिस्टर वायर में चार्ज नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, वैसे ही इस मेटेलिक रॉड में जो हीट है वो नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो हो रही है। तो तुम बताओ कि जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने रेट ऑफ चार्ज फ्लो निकाला था, वैसे इसमें हम इस कंडक्टिंग वायर में बह रहा रेट ऑफ हीट फ्लो भी निकाल सकते हैं। तो स्मार्ट ही बताओ, स्मार्ट ही बताओ
कि जैसे रेट ऑफ चार्ज फ्लो को हम इलेक्ट्रिकल करंट बोलते थे, वैसे रेट ऑफ हीट फ्लो को हम क्या बोलेंगे? थर्मल करंट, है ना। कंपेरेटिवली याद रखना कि उधर जैसे रेट ऑफ चार्ज फ्लो को इलेक्ट्रिकल करंट बोला था, वैसे यहाँ रेट ऑफ हीट फ्लो को हम थर्मल करंट बोलेंगे। बस इस बार इस रॉड से बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। तो हम बोल सकते हैं, है ना, हम कह सकते हैं कि जैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर होती थी, वैसे ही इस रॉड के थ्रू बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर। आवाज आ रही है? यस सर। Yes, तो sir. अच्छे ध्यान का आवाज नहीं कि जैसे उधर, है ना, जैसे उधर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर थी, वैसे यहाँ इस मेटेलिक रॉड से बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी? पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर। बस एक ही डिफरेंस है कि उधर आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था और इधर आर थर्मल रेजिस्टेंस होगा। बस पूरे कंडक्शन हीट ट्रांसफर में बस यही फॉर्मूला है ना, यही काम का फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिकल करंट जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर होती थी, वैसे ही इस रॉड से बहने वाली थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर। या सही शब्दों में बोले तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपन आर, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर, है ना। हाई टेम्परेचर को मैं T1 बोल लेता हूँ और लो टेम्परेचर को T2, ये तो कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर, वैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, आर की जगह आर थर्मल आ जाएगा। तो थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपन आर, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर। बस एक ही डिफरेंस है कि उधर आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सॉरी, उधर आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था और इधर आर थर्मल रेजिस्टेंस होता है। देखना, अब ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए होता है, वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी रो एल बाय ए होता है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रो एल बाय ए होता है, वैसे थर्मल रेजिस्टेंस भी रो एल बाय ए होता है। इसमें एल इस रॉड की लेंथ और ए इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इलेक्ट्रिकल के सिमिलर थर्मल रेजिस्टेंस भी रो एल बाय ए होता है। बस एक ही डिफरेंस है कि उधर रो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी थी और इधर रो थर्मल रेजिस्टिविटी है। अब मैंने एक और चीज बताई थी, मैंने एक और चीज बताई थी, बताओ रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होता है? कंडक्टिविटी। वैसे ही ध्यान रखना कि थर्मल रेजिस्टिविटी का उल्टा थर्मल कंडक्टिविटी होता है। बस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा और थर्मल कंडक्टिविटी को के बोलते हैं, कई लोग इसको कप्पा या ऐसे बोलते हैं, इतना बोलने की जरूरत नहीं है ना, ये ध्यान रखना कि, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। बस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी को के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को खोल करके 1 बाय सिग्मा लिखते थे, वैसे थर्मल रेजिस्टिविटी को 1 बाय के लिख सकते हैं। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि किसी भी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा? रो एल बाय ए, या कंडक्टिविटी की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एल बाय के। अब तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी में तो रेजिस्टिविटी ज्यादा दी होती है, इससे रो एल बाय ए इसका ज्यादा यूज होता था, लेकिन जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है उसमें थर्मल रेजिस्टिविटी की जगह थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा दी होती है। इससे कंडक्शन हीट ट्रांसफर में थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए की जगह एल बाय के का ज्यादा यूज होता है। कर लोगे ना? हेलो, तो अब मुझे आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अच्छे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में रो एल बाय ए ज्यादा यूज होता है, लेकिन थर्मल रेजिस्टेंस में एल बाय के ये ज्यादा यूज होता है, जहाँ एल रॉड की लेंथ, ए रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया और के उस रॉड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। देखना है ना, तो ये देख लिया। पर चलो तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ ना, आराम से बताओ कि जैसे इलेक्ट्रिकल करंट को खोल करके रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब dq बाई dt लिखा था, वैसे थर्मल करंट को हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब d कैपिटल Q बाई dt लिख सकते हैं। तुम बताओ कि दोनों के फॉर्मूले एक जैसे आ गए या नहीं?
Yes, sir. दोनों के फॉर्मूले एक जैसे आ गए और आगे पता चलेगा कि यही नहीं, इनसे कंडक्शन में सारे क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिमिलर होते हैं ना। तो पूरा डिटेल बता दिया, लेकिन एक बार ये थर्मल करंट के फॉर्मूले को बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना, फटाफट देख लेना ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक बार देख लेना, तो मान लेते हैं, सॉरी, एक बार देख लें, मान लेते हैं कि गर्म और ठंडे ऑब्जेक्ट के बीच मेटल की रॉड लगा दी है, तो हीट फ्लो होगी, गर्म से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो होगी और मेटेलिक रॉड के थ्रू फ्लो होगी, तो इसको कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं। बस, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेट ऑफ चार्ज फ्लो निकाला था, इसको करंट बोलते थे। वैसे इसमें हम रॉड के थ्रू बह रहा रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल सकते हैं, जिसको थर्मल करंट बोलते हैं। बस डायरेक्ट याद रखना कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, कंपैरेटिवली याद रखना कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर, वैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग थर्मल करंट टेम्परेचर, प्लीज आवाज बंद करना है ना, प्लीज ध्यान रखना कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर, वैसे थर्मल करंट होती है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ आर, मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपन आर, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर। बस उधर आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था, इधर आर थर्मल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल के सिमिलर थर्मल रेजिस्टेंस को भी रो एल बाय ए लिख सकते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी की फॉर्म में ज्यादा यूज होता है, तो रेजिस्टिविटी को 1 बाय कंडक्टिविटी मतलब एल बाय के भी बोल सकते हैं। और बस इलेक्ट्रिकल करंट को रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब डी स्मॉल क्यू बाई डी टी, और थर्मल करंट को रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब डी कैपिटल क्यू बाई डी टी। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिमिलर कंडक्शन हीट ट्रांसफर के भी कंसेप्ट देखिए ना। और देखो, अभी तो कंसेप्ट को हमने डिटेल में पढ़ा, ढंग से सुना कि अभी तो कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ा, लेकिन अब मूर्खों टाइप से पूरी रामायण बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुना, है ना। तो अभी तो हमने क्या है ना, अभी तो हमने डिटेल में पढ़ा, लेकिन अब इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं। बस अब कंडक्शन हीट ट्रांसफर में एक ही चीज याद रखना है, ध्यान रखना कि अब कंडक्शन हीट ट्रांसफर में पूरा डिटेल नहीं, बस कंडक्शन हीट ट्रांसफर में एक ही चीज ध्यान रखना कि बताओ ओम्स, है ना, बताओ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर होती है, वैसे थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर। क्या लिख दिया है मैंने, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर में बस एक ही चीज याद रखनी है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर होती थी, वैसे थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपन आर, या सही शब्दों में बोले तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर। बस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जगह थर्मल रेजिस्टेंस आएगा, और थर्मल रेजिस्टेंस का बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई के इसका यूज होता है, डेट्स ऑल, ये हमने देख लिया है ना। और लास्ट ये कि इलेक्ट्रिकल करंट को रेट ऑफ चार्ज फ्लो, जैसे थर्मल करंट को रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब डी कैपिटल क्यू बाई डी टी बोलेंगे। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर से घबराओगे नहीं ना, हेलो। नो सर। बस ओम्स का लॉ याद रखना है कि थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर, जब थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए कम यूज होता है, एल बाय के ज्यादा यूज होता है, ये देख लिया। अब देखो, इसका जस्ट एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत मामूली सी चीज देख लेते हैं। हमको कई बार कंडक्टिविटी की यूनिट पूछता है ना, और ये भी हमारे कैंपस इंटरव्यू में पूछी जाती है, ये भी चीज है। है ना, ध्यान से सुनना, केयरफुल देखना। तो हमको पूछता है कि थर्मल कंडक्टिविटी के की यूनिट क्या होगी, डायमेंशन तो उसी के सिमिलर तुम निकाल सकते हो, है ना। आवाज आ रही है? यस सर। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी वो देख लेते हैं, तो अच्छे ध्यान रखना, है ना, कि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट रटने की जरूरत नहीं है, उसको हम बना सकते हैं ना। तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला लगाते हैं, है ना वही। तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड कोई सिंपलेस्ट फॉर्मूला लगाते हैं। बस तुम बताओ कि पूरे कंडक्शन हीट ट्रांसफर में सॉरी, है ना, तुम बताओ कि पूरे कंडक्शन हीट ट्रांसफर में हमने ले दे करके बस एक ही चीज पढ़ी है ना। कंडक्शन हीट ट्रांसफर में एक ही चीज पढ़ी है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रॉड से बहने वाली थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर, है ना, ध्यान रखना एक ही चीज।
कि थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, जहां थर्मल रेजिस्टेंस का बेस्ट फॉर्मूला L/K होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, है ना, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो तुम बताओ कि कितना आ गया थर्मल करंट इक्वल टू, कि इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा K/L इंटू डेल्टा टी। गलत तो नहीं लिखा है? हेलो, No, sir. नो सर। थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर, जब थर्मल रेजिस्टेंस को L/K, इसको ऊपर ले जाएंगे तो थर्मल करंट कितनी आएगी K/L इंटू डेल्टा टी, ये आ गई। बस अब आराम से बताओ कि बाकी सबकी यूनिट रखेंगे तो उससे K की यूनिट भी आ जाएगी ना। हेलो, यस सर। है ना, बाकी सबकी यूनिट रखेंगे तो इससे K की यूनिट भी आ जाएगी। चलो पहले थर्मल करंट, तो कई महामूर्ख तो थर्मल करंट की यूनिट एम्पियर लिख देते हैं। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल करंट ये थर्मल करंट है ना, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल करंट ये थर्मल करंट है। तो बताओ कि थर्मल करंट को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब dQ/dt। सही कहा? तो Yes, ध्यान sir. रखना कि इलेक्ट्रिकल नहीं थर्मल करंट है, तो थर्मल करंट को खोल करके रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब dQ/dt। बस अब रास्ता साफ है, अब हम सबकी यूनिट रख सकते हैं। तो चलो थर्मल करंट dQ/dt ना, तो बताओ ये dQ क्या है, हीट है ना। तो बताओ कि dQ क्या है, बहने वाली हीट, और हमको पता है कि हीट एक टाइप की एनर्जी होती है, तो इसकी यूनिट जूल, अपन dt टाइम है उसकी यूनिट सेकेंड। सही लिखा है? हेलो, Yes, ये sir. ध्यान था थर्मल करंट को dQ/dt, dQ हीट है, एक एनर्जी है, तो उसकी यूनिट जूल, अपन dt टाइम है जिसकी यूनिट सेकेंड होगी। तो थर्मल करंट है dQ/dt की यूनिट जूल पर सेकेंड। इसको जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको वॉट भी लिख सकते हैं। सही कहा? यस सर। याद रखना कि थर्मल करंट है dQ/dt की यूनिट जूल पर सेकेंड, इसको वॉट भी लिख सकते हैं, है ना। इक्वल टू K की यूनिट निकालनी है तो छेड़ते नहीं, ऐसे लेने देते हैं। K क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर अपन L, रॉड की लेंथ उसकी भी यूनिट मीटर, इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या होगा, है ना, डेल्टा टी क्या होगा, इन दोनों की भी टेम्परेचर में डिफरेंस। और ये तुमको पता होगा कि टेम्परेचर में डिफरेंस तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना ही होता है और केल्विन में भी उतना ही होता है। सही बोला? Yes, sir. कि डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना ही होता है और केल्विन में भी उतना ही होता है। तो कोई भी लिख सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो या केल्विन भी लिख सकते हो ना। बस आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो कर लेता हूँ कि थर्मल करंट है dQ/dt की यूनिट जूल पर सेकेंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वॉट बोल सकते हैं। K को ऐसे ही एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर और डेल्टा टी की यूनिट केल्विन। आगे सॉल्व कर लेना, एक m से एक m मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इससे थर्मल कंडक्टिविटी K की यूनिट क्या आ जाएगी, बताओ क्या आ जाएगी, वॉट पर मीटर इंटू केल्विन, ये आ गई, है ना। हेलो, हेलो, यस सर। नमूना को उधर ट्रांसफर करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी की एक यूनिट वॉट पर मीटर इंटू केल्विन, ये आ गई। या दूसरे शब्दों में इसको वॉट पर मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में, है ना, टेम्परेचर में डिफरेंस तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना होता है और केल्विन में भी उतना ही होता है। ये यूनिट निकाली। तुम चाहो तो थर्मल कंडक्टिविटी के की डायमेंशन भी निकाल सकते हो, उसके लिए सबकी डायमेंशन रख देंगे, कर सकते हो। यस सर, हो जाएगा। टाइम हो गया ये सर। भी निकाल हो गया सकते हैं। सर हो जाएगा इसका एक लास्ट क्वेश्चन में कर हो देता जाएगा हूँ। सर हो जाएगा सर हो जाएगा। बस इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ ताकि जस्ट कैलकुलेशन की स्किल पता चले, है ना। फटाफट इसको देख लेना ताकि तुमको पता चले कि किस तरह से फॉर्मूले लगाए थे। बहुत ध्यान से सुनना, है ना, केयरफुल देखना। देखो इधर हमको दे रखा है कोई गर्म ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान से देखो। तो इधर हम, आवाज नहीं प्लीज। तो इधर हमको दे रखा है कोई गर्म ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कुछ भी करके 300 डिग्री कांस्टेंट रख रहे हैं। इधर ठंडा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कुछ भी करके 100 डिग्री कांस्टेंट रख रहे हैं। और गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर, है ना, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर हीट ट्रांसफर कराना है। तो उसके लिए गर्म ऑब्जेक्ट और ठंडे ऑब्जेक्ट के बीच मेटल से बनी कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड लगा देते हैं। क्लियर हुई? हीट ट्रांसफर कराने के लिए गर्म ऑब्जेक्ट और ठंडे ऑब्जेक्ट के बीच कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल मेटेलिक रॉड लगा देते हैं ना। तो हमको दे रखा है कि इस रॉड की लेंथ 3.14 मीटर है,
उसके बाद रॉड पतली सी सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस 1 सेंटीमीटर है और रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी हमको 200 वॉट पर मीटर इंटू केल्विन ये दे रखी है। बस हमको अच्छे पता है, 1 मिनट, हमको अच्छे पता है कि इन दोनों के बीच है ना, इन दोनों के बीच मेटेलिक रॉड लगा देंगे तो हीट फ्लो होगी। सही बोला ना, कि दोनों के बीच मेटेलिक रॉड लगा देंगे तो हीट फ्लो होगी। नेचुरली क्या हो रहा है, ये रॉड लगा देंगे तो हीट फ्लो होगी। नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होगी। और बताओ हीट इस मेटेलिक रॉड के थ्रू फ्लो हो रही है, तो बताओ कि हीट मेटेलिक रॉड के थ्रू फ्लो हो रही है, मतलब हीट ट्रांसफर कौन सा होगा, कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा। सही बोला ना? हेलो, Yes, sir. ये जो हीट है वो मेटेलिक रॉड से फ्लो हो रही है ना, किसी कंडक्टिंग मेटल के थ्रू फ्लो हो रही है, तो इस टाइप की हीट ट्रांसफर को कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोलेंगे। तो बस हमको पूछा है ना, हमको पूछा है कि इस मेटेलिक रॉड के थ्रू बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, है ना, तो पूछा है कि मेटेलिक रॉड से बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, मतलब थर्मल करंट कितना होगा वो देखना है। बस बिल्कुल डरते नहीं, 1 मिनट सुना, बिल्कुल डरते नहीं, हमको अच्छे पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर। सही कहा ना? हेलो, Yes, sir. तो इससे बहने वाली थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन, आवाज नहीं आ, बहने वाली थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, जहां आर इसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा। लेकिन एक बार इसका थर्मल रेजिस्टेंस अलग से निकाल लेते हैं ना, मैंने चमका कर बताया था, सॉरी मैंने चमका कर बताया था कि थर्मल रेजिस्टेंस को रो एल बाय ए भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी की फॉर्म में एल बाय के का ज्यादा यूज होता है। सही कहा ना? तो हमको पता है कि पहले थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो हमको पता है कि बीच में जो रॉड है वो एक, सॉरी, बीच में जो रॉड है वो एक थर्मल रेजिस्टेंस के टाइप से काम करेगी और इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपली एल बाय के। फटाफट वैल्यू रखते हैं, तो होता एल तो इस रॉड की लेंथ है ना, 1 मिनट, एल तो इस रॉड की लेंथ, तो रॉड की लेंथ कितनी है 3.14 मीटर, अपन के, तो के इसकी कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी कितनी होगी 200 वॉट पर मीटर इंटू केल्विन। और ए इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो तुम बताओ कि पतली सी सिलेंड्रिकल रॉड है ना, पतली सी सिलेंड्रिकल रॉड है, इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस आर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, एल बाय के। और ए रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर 1 सेंटीमीटर है, मीटर में 0.01 मीटर लिखेंगे और उसका स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लोगे ना यार? हेलो, आगे सॉल्व कर सकते हो? तो तुम बताओ कि सॉल्व करेंगे तो पाई से 3.14 कैंसल, और बताओ पाई से 3.14 को कैंसिल करेंगे तो इससे इसका थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा। और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो थर्मल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास कितना आएगा 50 आ जाएगा, है ना। और मूर्खों टाइप से यूनिट ओम मत रख देना, है ना, तो थर्मल रेजिस्टेंस 50 तो आएगा लेकिन यूनिट ओम मत रखना। अगर इस टाइप सॉल्व करके थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट देखेंगे तो कितनी आएगी बताओ, वॉट पर केल्विन। सही बोला? यस सर। तुमको बताओ कि थर्मल करंट की यूनिट वॉट और टेम्परेचर डिफरेंस की यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, तो थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आएगी वॉट पर केल्विन है, वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड ये आएगी, है ना। हेलो सर मैं लिख देता हूँ कि थर्मल रेजिस्टेंस 50 तो आ गया, लेकिन इसकी यूनिट लिखनी है तो इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट पर केल्विन भी लिख सकते हो, वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। तो ये अपनी, अरे मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी सॉरी गलत लिख दिया मैंने, है ना। तो बताओ ये रेजिस्टेंस तो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस ओपन करंट होती है ना। हेलो, यस सर। तो टेम्परेचर डिफरेंस की यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड और थर्मल करंट की यूनिट वॉट, तो मैंने गलत लिख दी, इसकी यूनिट उल्टी होगी, इस थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट है केल्विन पर वॉट, बस ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। तो बस थर्मल है ना, थर्मल रेजिस्टेंस इतना आ गया। तो अब हमको पूछा है कि रॉड के थ्रू बहने वाला, है ना, रॉड के थ्रू बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग थर्मल करंट कितनी होती है
पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, है ना भाई, कि थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपन आर, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300 माइनस फाइनल कितना है 100, अपन आर थर्मल कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। इसको सॉल्व कर लेना, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो थर्मल करंट कितनी आ जाएगी, 4 जूल। इसको सॉल्व करोगे तो थर्मल करंट कितनी आएगी 4 आ जाएगी, है ना। और इसकी यूनिट क्या होगी 4 वॉट या 4 जूल पर सेकेंड, ये बोल सकते हैं। आवाज नहीं तो ध्यान रखना कि पहले थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया, है ना। जैसे पहले थर्मल करंट, क्या बोल रहा हूँ, थर्मल रेजिस्टेंस निकालिए L/K से, और थर्मल करंट होगी टेम्परेचर डिफरेंस ओपन R। इसको सॉल्व करेंगे तो थर्मल करंट 4 जूल पर सेकेंड होगी। और बताओ जो थर्मल करंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो dQ/dt बोल सकते हैं। या एक और चीज की थर्मल करंट बिल्कुल कांस्टेंट है तो इसको dQ/dt की जगह ΔQ/ΔT भी लिख सकते हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसकी मैं स्लाइड भेज दूंगा, उससे नोट कर लोगे ना। यस सर। ठीक है, तो कल की क्लास में इसकी कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी मेनली हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट डिस्कस करेंगे, तो कल तक पूरी कर लेना। सर अब नहीं पढ़ाइएगा? नहीं, मीटिंग लीव कर दो। ठीक है सर। मन है मन है तो सर चालू करिए।